आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये डर किस चीज का है? डर उसी चीज का है। आपने एक कहावत सुनी होगी, सेल इन में एंड गो अवे। उस प्रॉब्लम को छिपाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट का जितना टारगेट था कि कॉर्पोरेट टैक्स हम इतना वसूलेंगे, वो टारगेट भी मीट नहीं हो रहा है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए अभी तक ऐसा लगता है, अगर हम एक कंपनी को पिक करें जिस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, वो कौन सी कंपनी होगी? जो हैंडफुल ऑफ कंपनीज है जो यूएसए में ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें मैं देखिए डेटा की बात करता हूँ। मार्च तक का डेटा हमें अभी तक क्या बता रहा है? ध्यान रहे कि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, लेकिन हाँ, मैंने रीजंस आपके साथ शेयर किए कि क्यों ये रैली मार्च के एंड और अप्रैल के बिगनिंग तक चलेगी। ओके सर, आशंका ये है कि एक तो अप्रैल 2 नज़दीक आ रहा है और मार्केट जा रहा है ऊपर, तो सर क्या मार्केट में टैरिफ का डर ख़त्म हो गया? नहीं, ये कहना प्रीमेच्योर होगा कि टैरिफ का डर खत्म हो गया है। आज का अगर आप विक्स देखें, करीब 9% अप हुआ है। ऑल ऑफ ए सडन पिछले कई दिनों से विक्स गिर रहा था, आईवीज गिर रहे थे, और हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि आने वाले दिनों में अब ये विक्स बढ़ेगा, आईवीज भी बढ़ेंगी। ऐसा लगता है आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये डर किस चीज़ का है? डर उसी चीज़ का है कि टैरिफ अभी आने वाला है अप्रैल 2 से, जिसे डोनाल्ड ट्रंप लिबरेशन डे कह रहे हैं। लिबरेशन डे कह के उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो पूरी दुनिया में आप टैरिफ लगाने वाले हैं और हर कंट्री अपने अपने तरीके से उससे डील करने का सोच रहा है। तो सीधा साधा इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जितना टैरिफ दूसरे कंट्रीज़ अमेरिका पे लगाते हैं, उतना ही वो लगाएंगे और उसका इम्पैक्ट हमारे इकॉनमी पर भी पड़ेगा। हमारे कई कंपनीज़ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके सर, तो टैरिफ पे आएंगे, पर ये बताइए कि ये तेज़ी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो देखिए, इस तेज़ी को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको डेटा से दिखाया कि किस तरीके से कुछ कंपनीज़ ही इस तेज़ी को क्रिएट कर रही हैं। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, सेल इन में एंड गो अवे। इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है कि इंडिया में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है और हर कंपनी का रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो डिसाइड होता है कि मार्च 31 तक आपका क्या परफॉर्मेंस रहा। अब देखिए, पिछले अगर क्वार्टर का हम परफॉर्मेंस देखें, पिछले 3 महीने का, तो वो तो जब ये रैली आने से पहले अगर देखें तो 0% रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न्स थे। और एनुअल रिटर्न भी अगर आप देखेंगे मार्केट के तो 0% रिटर्न थे। तो अब जो इतने सारे फंड मैनेजर्स हैं वो क्या रिटर्न दिखाएंगे अपने क्लाइंट्स को? दूसरी तरफ आप देखिए कि ईयर एंड आने पर जो प्रमोटर अपने शेयर बैंक में गिरवी रखता है और उसके बदले में पैसे लेता है, अगर वहाँ पर उनके शेयर प्राइस में गिरावट होने लगेगी तो क्या होगा? बैंक वाला मार्जिन कॉल करेगा। तो फंड मैनेजर हो, प्रमोटर हो, इन सब के इंटरेस्ट में नहीं है कि मार्च के महीने में उनके शेयर प्राइसेस नीचे जाएं। ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से उस प्रॉब्लम को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अगर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, कंपनी जो प्रमोटर के शेयर का अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बैंकों से वो एडिशनल पैसे भी ले सकता है लोग, जिसे वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी यूज़ कर सकता है। तो उसका इम्पैक्ट हमें अभी देखने को मिल रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब पिछले क्वार्टर में हमारी कंपनीज ने धुआंधार परफॉर्मेंस कर दिया और बहुत रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, तो उसका मैं भी डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आप जानते हैं मार्च के महीने में एडवांस टैक्स कलेक्शन होता है, उससे एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश होती है कि कितना बिजनेस कितना पैसा हमारे कंपनीज और इंडिविजुअल्स हमारे देश में कमा रहे हैं। वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स की कलेक्शन में 17% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये
मार्च 16 तक का डेटा बता रहा हूँ। अब आपको लगेगा कि अरे हम तो बहुत अमीर बन गए भाई, 17% का ग्रोथ हो गया इनकम टैक्स कलेक्शन में, क्योंकि टैक्स नेट बढ़ रहा है और तरह तरह से वसूली की जा रही है, तो ऑब्वियसली वो बढ़ गया। बट कॉरपोरेट्स में अगर आप देखिए 7% का ग्रोथ हुआ है, और गवर्नमेंट का जितना टारगेट था कि कॉरपोरेट टैक्स हम इतना वसूलेंगे, वो टारगेट भी मीट नहीं हो रहा है, उस टारगेट को लोअर कर दिया गया है। तो अगर हमारे कंपनीज में धुआंधार परफॉर्मेंस होता तो एडवांस टैक्स के कलेक्शंस बढ़ते, कॉर्पोरेट टैक्स के, वो तो नहीं बढ़ रहे। तो इस रैली को हमें समझने की ज़रूरत है। ये एक ट्रेडर की रैली है कि आपने पोजीशन बनाए या आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप उसे बनाकर इनकैश कर रहे हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए अभी तक ऐसा लगता है कि ये ट्रैप है, और ये मिड अप्रैल के बाद कितने दिन सस्टेन करेगी, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। टैरिफ में सर 2 सेक्टर्स की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, एक तो आपका ऑटो सेक्टर, दूसरा आपका फार्मा। तो सर 2 अप्रैल के बाद इन पे क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा इन पे? देखिए, हम यूएसए को करीब 77-78 बिलियंस का एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आईटी का करते हैं। तो इसमें से पहले हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। तो ऑटो सेक्टर में इस पूरे हमारे एक्सपोर्ट का करीब 3% से थोड़ा ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। रफली $2.75 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ऐसे तो हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, उनका परसेंटेज मिनिमल है। कोई भी इंडिया की गाड़ियाँ यूएसए में तो नहीं चलाएगा। तो ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट ऑटो सेक्टर में क्या होता है, वो है ऑटो कंपोनेंट का। ठीक है, तो जो हमारी कार की कंपनीज़ हैं, पर्सनल व्हीकल की कंपनीज़ हैं, महिंद्रा, टाटा, हुंडई, इनकी अगर बात करें तो इस पर मिनिमल इम्पैक्ट है टैरिफ्स का, क्योंकि हम तो ज़्यादा एक्सपोर्ट ये मलेशिया, वियतनाम और ये ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ को करते हैं, अमेरिका को तो हम करते नहीं हैं। तो इस पे तो इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये तो डोमेस्टिक हमारा जो कंजम्पशन है उसी से डराइव होगा। अगर हम एक कंपनी को पिक करें जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो कौन सी कंपनी होगी? वो होगी टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स डायरेक्टली यूएसए को तो गाड़ियाँ बेचती नहीं है। टाटा मोटर्स की जो कंपनी है JLR, वो तो यूरोप में एक्टिव है, पर वो यूरोप से अमेरिका को JLR और लैंड रोवर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 15% उनके जो रेवेन्यू का इम्पैक्ट लगभग उनको पड़ेगा। इसके अलावा किसी कार मैन्युफैक्चरिंग पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई कंपनीज तो 40-40% उनका बिजनेस यूएसए से आता है। अगर मैं एक दो कंपनी का अगर मैं नाम लूँ तो उसमें से भारत फोर्ज एक है, और सोना BLW है। ये कंपनीज जो हैं यूएसए को काफ़ी ज़्यादा करती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑटो कंपोनेंट की जो कंपनीज हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑटो कंपोनेंट का जो हमारा डोमेस्टिक बिल साइज़ है वो $60 बिलियन का है, तो उसका एक टाइनी परसेंटेज ही जो है वहाँ पर जाता है। तो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तरफ फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फार्मा जो है करीब $12 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। मेजरली हम जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो करते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो वैसे तो सभी कंपनीज करती हैं, लेकिन तो जो हैंडफुल ऑफ कंपनीज हैं जो यूएसए में ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें आपका औरोबिंदो फार्मा आता है, जाइडस आता है, डॉक्टर रेड्डी आता है। इन कंपनीज पर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल औरोबिंदो फार्मा का 46% से ज़्यादा का रेवेन्यू यूएस से आता है, तो इन पे इम्पैक्ट होगा। बाकी जो कंपनीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप देखें जो एपीआई कंपनीज़ हैं, एपीआई कंपनीज़ यूएसए को काफ़ी माल बेचती हैं, उस पर टैरिफ्स लगेंगे तो उनके पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट बहुत छोटा होगा। उनके प्राइस पर अगर आप देखें तो 2-3% का ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एपीआई
कोई कंपनी है अगर जो एपीआई के बिजनेस पे है तो उस पर टैरिफ्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो डर इस बात का है मार्केट को कि 2 अप्रैल से पहले कहीं कुछ वो एडिशनल ड्यूटी ये फार्मा और आईटी इंडस्ट्री पे ना लगा दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को करती है, और अगर इंडिया को हमें पेन देना है तो इन सेक्टर्स पे खूब सारा टैरिफ लगा दो, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दो, तो फिर इंडिया लाइन पर आ जाएगा, फिर हम जो कहेंगे वो करने लगेगा। सर मान लो अचानक से न्यूज़ आती है कि टैरिफ वगैरह नहीं लगेगी इंडिया पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो इसकी तो पॉसिबिलिटी देखो बहुत कम है। अगर आप देखिए तो लगभग हर कंट्री ने कुछ ना कुछ काउंटर एक्शंस लिए हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कोई एक्शन देखिए नहीं लिया है। तो इसकी संभावना तो बहुत कम है कि भाई वो हमें आउट ऑफ द वे जाके फेवर देंगे। अगर हम उन्हें फेवर देंगे तो वो हमें फेवर दे सकते हैं। तो बिना कुछ दिए हम एक्सपेक्ट करें कि वो टैरिफ हटा दें, भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिज्म हो गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 0.001 प्रोबेबिलिटी भी अगर है कि इंडिया पे टैरिफ्स को वेव ऑफ कर दिया या कुछ मेजर रिलैक्सेशन दे दिया, तो मार्केट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में तो बाउंस आएगा, ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में देखें तो वही फैक्टर्स काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं, यानी कि हमारी इकॉनमी कैसी कर रही है, हमारी सेल्स कैसी चल रही है, हमारी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी कैसी बढ़ रही है, वही फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि भाई कुछ न्यूज़ आई और उसका रिएक्शन हुआ, 1-2 हफ्ते मार्केट ऊपर भागा, लेकिन अंत में तो मार्केट पूछेगा भैया आपकी कंपनीज कितना प्रॉफिट कमा रही हैं। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? पहला, सही ट्रेंड को पकड़ना। दूसरा, सही टाइम पर एंट्री करना और ट्रेंड बदलने से पहले एग्जिट करना। तीसरा, इस तरीके से पोजीशंस बनाना कि सडन और बड़े लॉसेस ना हो। और चौथा, किसी भी हालत में अच्छे ट्रेड्स को मिस ना करना। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेड फॉर लिविंग लाइव मार्केट वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। इस प्रोग्राम में हम बेसिक्स से लेकर एडवांस तो सिखाते ही हैं, साथ में आपको लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड्स प्रैक्टिस भी कराएंगे। इस प्रोग्राम के पहले फेज में आपके साथ शेयर किया जाएगा ऑप्शंस के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद आप 2 दिन का इवेंट ज्वाइन करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज जैसे कि डेल्टा न्यूट्रल। इसके बाद आप जूम कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट करेंगे और हम आपके साथ मार्केट एनालिसिस के और भी एडवांस टॉपिक्स को शेयर करेंगे और फिर हम लाइव मार्केट में एक साथ ट्रेडिंग करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हो उसे हम क्लियर कर सकें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर आप ये इवेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारा इन हाउस डेवलप ऑटो एल्वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल करके आप बिना मैनुअल इंटरवेंशन के ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें उन स्ट्रैटेजीज को भी ट्रेड कर सकते हैं जो हम आपको इवेंट में सिखाएंगे। तो देर किस बात की, आज इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें या अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करें। यस, आप भी बन सकते हैं प्रो ट्रेडर। इवेंट में मिलते हैं, सी यू देयर। तो सर इतने टाइम से आप बोल रहे हैं कि बैंक में अगर रैली नहीं आई तो मार्केट में भी रैली नहीं आएगी। लगातार सर 8 दिन से बैंक में रैली आ रही है, तो सर बैंकों में कोई फंडामेंटल चेंजेस हुआ है क्या? देखिए ये जो मेरा कहने का पर्पस था कि जब तक बैंक में रैली नहीं आएगी तब तक मार्केट में रैली नहीं आएगी, क्योंकि जो भी ट्रिगर्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर में ही थे और बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर करीब 35% का वेटेज होल्ड करता है निफ्टी में, और अब जाकर वो रैली हमें बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। क्या इसकी कोई फंडामेंटल वजह है बैंकिंग सेक्टर में? ऐसा क्या हुआ? देखिए रेट कट के बारे में हम पिछले 1.5-2 महीने से जानते हैं कि रेट कट होगा, क्योंकि रेट कट हुआ है, साइकिल
रेट कट की शुरू हो गई। इसके अलावा क्या फैक्टर्स है, ये तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो मैं देखिए डेटा की बात करता हूँ, मार्च तक का डेटा हमें अभी तक क्या बता रहा है। अगर हम देखें बैंक्स में, बैंक्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, लोन देकर ही कमाते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। तो उनके क्रेडिट में कितना ग्रोथ हुआ, उनके क्रेडिट में करीब 11% का ग्रोथ हुआ, 11.1%, और उनके डिपॉजिट्स में कितना ग्रोथ हुआ, 10.2%। तो भाई आपका डिपॉजिट तो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, यानी कि आप महंगे दरों पर पैसा लेके लोन दोगे, ओके। तो इससे आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं बढ़ा सकते। जो ये क्रिसिल कंपनी है रेटिंग की, उनके एस्टिमेट के हिसाब से 10-11% के रफ्तार से ही क्रेडिट ग्रो करने वाला है बैंक का। तो ये तो ऑलरेडी इसमें कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है, ये तो हमारा डाउनफॉल ही है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये कोई पॉजिटिव मार्च तक का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अब इसमें बदलाव क्या है, तो यहाँ पर हम दो बदलाव की बात कर सकते हैं। तो पास्ट में आरबीआई कुछ रेस्ट्रिक्शंस बैंकों के ऊपर लगा के रखता था, उसमें से एक था लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की, वो बैंकों को मीट करना पड़ता था। तो उन्होंने उसे साइड कर दिया, क्योंकि दे वर ऑल्सो वरीड कि भाई बैंक धंधा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उसे हटा दिया। दूसरा, जो रिस्क वेटेज में पिछले गवर्नर ने बढ़ोतरी की थी, जिसकी वजह से बैंक्स जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज को लोन नहीं दे पा रहे थे या कम दे रहे थे, वो भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इससे थोड़ा उनका क्रेडिट बढ़ेगा, मतलब वो उतने बुरे शेप में नहीं रहेंगे। और इन सबको कंसिडर करके ही 11-12% का एस्टिमेट दिया गया है क्रेडिट ग्रोथ करने का। अब देखिए, पहली बात तो ये कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई क्यों गई थी, बैंकों के सेफ्टी के लिए लगाई थी, और अब वो आपने हटा दिया। तो ध्यान रहे कि आप थोड़ा क्रेडिट बढ़ाने के लिए रिस्क भी पैदा कर रहे हैं, नहीं तो क्यों लगाया गया था। वो रिस्ट्रिक्शंस आपके सेफ्टी के लिए और हमारे सेफ्टी के लिए ही लगाए गए थे। तो बेसिकली ये कहा गया कि ठीक है, रिस्क की वजह से बिजनेस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो चलो हम कुछ टाइम के लिए आपके लिए रेस्ट्रिक्शन हटा लेते हैं ताकि आप बिजनेस कर लें। तो ध्यान रहे कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना बैंकों में हमें रैली देखने को मिल रही है। सर, मार्केट तो अभी लगभग 7-8 दिन से ऊपर है, तो आप कब बुलिश बनेंगे? देखिए, अगर आप जो लोग हमारे पुराने वीडियोस देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि जो हमने ओरिजिनल अपना बुलिश टारगेट दिया था 23,900 का दिया था, अभी हम 23,700 के आसपास हैं, ओके। अब जैसा कि मैंने बताया, मैंने आपसे रीज़न्स शेयर किया कि क्यों ये मार्केट में रैली देखने को मिल रही है और क्यों ये अगले कुछ दिनों तक भी रह सकती है। तो ये ट्रेडर की रैली है, उसके रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए। अब अगर ये फंडामेंटल से ड्रिवन रैली है तो पहली चीज़ मैं क्या देखना चाहूँगा, पहली चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि मार्केट में एक डिप आए, 300-400 पॉइंट का डिप मुझे देखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी रैली वर्टिकल नहीं हो सकती है, एट सम पॉइंट इट हैज़ टू स्टॉप। तो वो रिवर्स गियर पर आएगी। रिवर्स गियर पे आने के बाद यानी 300-400 पॉइंट की गिरावट देखनी है, इसके बाद मैं एक फ्रेश हाई देखना चाहूँगा विथ हाई वॉल्यूम, और वो रैली उसे 24,000 से ऊपर की क्लोजिंग दिखाए। ओके, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी चीज़ मैं ये देखना चाहूँगा कि अप्रैल के सेकेंड वीक तक एफआईआईज़ की बाइंग की फिगर आ रही है। मैंने रीजंस आपके साथ शेयर किए कि क्यों ये रैली मार्च के एंड और अप्रैल के बिगनिंग तक चलेगी, वो रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर उस रीजंस के बाहर भी इस मार्केट में दम है तो वो एफआईआई की बाइंग मिड अप्रैल तक चलेगी। तीसरी चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा कि अप्रैल के आईवीज में फॉल, अगर डर नहीं है मार्केट में तो आईवीज को गिरना पड़ेगा। अभी आप देखिए 14 आईवी पर अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है, हाई है। तो इसे मैं 8-9% पर देखना चाहूँगा।
अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर तब तक तो सारी रैली निकल जाएगी। अरे भाई, अगर इस रैली में दम है और इतना दम है कि ये न्यू हाइस तक जाएगी, तो 1-1.5 पॉइंट छूट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। और आप निफ्टी में तो ट्रेड कर नहीं रहे, आप तो अपने स्टॉक पर ट्रेड कर रहे हैं ना, और आपका स्टॉक तो 30%, 40%, 50% गिरा हुआ है। तो अभी तो बहुत लंबा जाना है। क्या फ़ायदा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने एक स्टॉक में पोजीशन बनाई और वो 50% डाउन रहा, फिर 20% ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, तो कुछ दिन के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा, देख देख कर आप खुश होंगे। उसके आगे का क्या? अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में सस्टेनेबल बेसिस पर प्रॉफिट देखना है तो लंबी रैली देखनी है ना, और लंबी रैली तभी आएगी जब वो फंडामेंटल से ड्रिवन होगी। 2 हफ्ते 3 हफ्ते रैली चलकर फिर वो नील बटा सन्नाटा हो जाए, उससे क्या फ़ायदा एक इन्वेस्टर को। तो सर कुछ सवाल लेते हैं ऑडियंस के। हैरी जोन्स पूछ रहे हैं, दादा व्हाट इज़ योर व्यू ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप फॉर नेक्स्ट 2 to 3 year horizon? Is there any chance of beating bank FD rates or not? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में लोग पैसे क्यों लगाना पसंद करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स वहीं पर मिलते हैं। तो इनमें पैसा कमाने का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको स्टॉक को सही वैल्यूएशंस पर पकड़ना है। ऐसी बहुत से वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ आपको स्मॉल कैप वर्ल्ड में मिल जाएंगी जो फेयर वैल्यूएशंस पर आज भी अवेलेबल हैं। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में उन कंपनीज़ को थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। आज के दौर में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं किस स्मॉल कैप पे हाथ लगाऊंगा, मैं उस स्मॉल कैप को हाथ लगाऊंगा जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहा है और हो सकता है डिविडेंड भी पे कर रहा है। मैं उसी को अपने पोर्टफोलियो पे रखूंगा। मैं किसी ऐसे स्मॉल कैप को पे हाथ नहीं लगाऊंगा जो 100, 150, 300 पीई पर ट्रेड हो रहा है और प्रॉफिट का कोई पता नहीं है, जस्ट स्पेकुलेशन के बेसिस पर वो ट्रेड हो रहा है। तो उन्हीं स्मॉल कैप मिड कैप को पोर्टफोलियो पे रखें जो फेयर वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं। और फेयर वैल्यूएशन सिर्फ पी नहीं होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो हमें अलग अलग पैरामीटर्स पर उसे वैल्यू करके देखना है। मार्केट कैप, सेल्स, एबिटा, एंटरप्राइज वैल्यू, इन सभी फैक्टर्स पर उसे एवेल्युएट करिए और देखिए कि क्या वो फेयर वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड हो रहा है, तभी उसे रखिए। अदरवाइज अगर आपने कोई ऐसे वैसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में रख के छोड़ दिया तो वो आपको तगड़ा झटका दे सकता है। सर विकास जी पूछ रहे हैं कि तो सर रैली तो रैली होती है, ऑपरेटर करें कि रिटेल, हमें उससे क्या? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब मैन्युफैक्चर्ड रैली होती है, ऑपरेटर की रैली होती है, तो वो फंसाने के लिए की जाती है। आपका स्टॉक 100 रुपये में आपने ख़रीदा, अब वो 50 रुपये में आ गया, मार्केट में एक रैली आई, आपका स्टॉक 50 से 70 हो गया, आप कुछ दिन खुश रहे और उसके बाद वो 50 से आपका भाव 30 आ गया। क्या वो जो 4 दिन आपने रैली देखी या 2 हफ्ते आपने रैली देखी, उससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी? अगर मिलेगी तो एंजॉय द रैली। सर नीलेश भट्ट जी पूछ रहे हैं, ये ऑप्शन का सवाल है सर, जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वहाँ शॉर्ट ही है, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? लॉन्ग पोजीशंस भी तो हो सकती है कि नहीं? हाँ, इट्स ए गुड क्वेश्चन कि ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ रहा है तो वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। देखिए, पोजीशंस तो दोनों तरफ की बन रही हैं, बायर भी है, सेलर भी है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर किस तरफ है ये हम कैसे पता करें? तो इसको हम कई दूसरे फैक्टर्स में देखते हैं। तो जब गिरते मार्केट में ओआई बढ़ता है, तो अब आप मुझे बताइए, जब मार्केट गिर रहा है और फ्यूचर्स को खरीदा जा रहा है, कौन खरीदेगा? तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा, बड़ा इन्वेस्टर होगा, वही खरीदेगा ना। गिरते मार्केट में रिटेल तो खरीदेगा नहीं। तो ऐसे हम देखते हैं। साथ ही आईवी को हम देखते हैं कि जब आईवी बढ़ रही है तो हम ये मानते हैं कि सेलर ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि सेलर ही आईवीज़ को डिसाइड करता है। तो अलग अलग फैक्टर्स पर हम उसे
इवैल्यूएट करके पता करने की कोशिश करते हैं कि बायर किस तरफ है और सेलर किस तरफ है। तो सर अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ जा रहा है? तो देखिए, अगर हम डेटा की बात करें तो सब डेटा पॉजिटिव है। सबसे पहले बात आप देखिए कि एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस में ज़बरदस्त कटौती हो रही है। हम देख रहे हैं कि एफआईआई कैश मार्केट में उनकी अच्छी खासी बाइंग की फिगर्स भी आ रही हैं। तो ओवरऑल डेटा इज़ पॉजिटिव। और अगर आज मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं फ्यूचर्स में निफ्टी के, तो करेंट मंथ यानी कि मार्च और अप्रैल दोनों में ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। नाउ जैसा कि हम पता करने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर किस तरफ है, स्मार्ट ट्रेडर किस तरफ है, तो ये हम कैसे पता करें? अगर आप देखिए आज आईवीज़ में कितनी ज़बरदस्त उछाल हुई है। विक्स इज 9% अप, और इतने बुलिशनेस में फ्यूचर्स को कौन शॉर्ट कर सकता है? आप खुद सोच के देखिए। तो ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है, वो शॉर्ट साइड पर ही एक्टिव हो रही है। किस रिटेल के पास इतना हिम्मत है, इतना दम है कि ऐसे मार्केट में जाकर फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दे? अब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है, ये आराम से 1 महीने 2 महीने अपने लॉसेस को हैंडल कर लेते हैं। रिटेल वाला नहीं होल्ड कर सकता, उसके तो मार्जिन कॉल आएंगे, और कितना मार्जिन देगा वो? ही विल बी आउट विद इन अ डे। तो ये क्लियरली हमें ये इशारा कर रहा है कि अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, और अगर ये विक्स नॉर्मल नहीं होता है, ड्रॉप नहीं दिखता है इसमें आने वाले दिनों में, तो ये आप मान के चलिए कि बड़ा धमाका अगले महीने ही होगा।